आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एसिडिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं और न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। हम कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम अलग-अलग नेचुरल इंडिकेटर्स को एसिडिक मीडियम में रखते हैं, तब उनके अंदर क्या-क्या चेंजेस आते हैं और जब हम उन्हें बेसिक मीडियम में रखते हैं, तब उनके अंदर क्या-क्या चेंजेस आते हैं। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान क्या-क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने के बाद हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि रियल लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी से और वह स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 28 फरवरी को एक स्कूल ने एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया। दो स्टूडेंट्स अश्विन और कीर्ति उस साइंस फेयर को देखने के लिए गए। जब वे एंट्री गेट पर पहुंचे तो दोनों को एक-एक वाइट पेपर हाथ में दिया गया। व्हाइट पेपर को देखकर दोनों सोचने लगे कि ये व्हाइट पेपर क्यों दिया गया है। जब वे कुछ कदम आगे बढ़े तो एक वॉलंटियर ने उनसे व्हाइट पेपर लेकर के उस पे कुछ लिक्विड स्प्रे करा और जैसे ही उसने उन व्हाइट पेपर्स पर लिक्विड स्प्रे करा, अश्विन और कीर्ति ने देखा कि उस पेपर पर एक हिडन मैसेज अपीयर हो गया, जो ये कहता था कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब यह देखकर दोनों हैरानी में पड़ गए कि अचानक से व्हाइट पेपर पर कुछ लिक्विड स्प्रे करने से ये एक हिडन मैसेज कैसे अपीयर हो गया। निसंदेह हमारे मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि व्हाइट पेपर पर कुछ लिक्विड स्प्रे करने से कोई मैसेज कैसे अपीयर हो सकता है। परंतु हम इसका जवाब साइंटिफिकली जान सकते हैं यदि हम अपने आसपास में मौजूद सब्सटेंसेस को एक्सप्लोर करें और उनके नेचर को समझें। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम अपने आसपास में मौजूद सब्सटेंसेस के नेचर को समझने की कोशिश करेंगे, उन्हें एक्सप्लोर करेंगे और इस चैप्टर के अंत में हम ये समझ पाएँगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक व्हाइट पेपर पर कुछ स्प्रे करने से एक हिडन मैसेज अपीयर हो गया। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जब हम कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड करते हैं तो वे अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो कलर चेंज इनके अंदर आता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जो दूसरा सब्सटेंस उस इंडिकेटर के अंदर मिक्स किया है, उस सब्सटेंस का अपना नेचर क्या है। यदि जिस सब्सटेंस को हम इंडिकेटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं, उसका अपना नेचर एसिडिक है, तो इंडिकेटर कुछ एक स्पेसिफिक कलर ले लेगा और यदि जो सब्सटेंस हम इंडिकेटर सब्सटेंस के अंदर मिक्स कर रहे हैं, उसका नेचर बेसिक है, तो वो इंडिकेटर कुछ दूसरा कलर ऑब्टेन कर लेगा। तो मतलब उनके कलर को इंडिकेटर में आए हुए कलर के चेंज को देख कर के हम यह पहचान सकते हैं कि जिस सब्सटेंस को हमने इंडिकेटर के अंदर मिक्स किया है, वो एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरे को हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स को हम लैबोरेटरीज़ में प्रिपेयर करते हैं। इस चैप्टर में हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से एक इंडिकेटर हमारी हेल्प करता है कि हम ये जान सकें कि उस इंडिकेटर के अंदर जो हमने सब्सटेंस मिक्स किया है, उसका अपना नेचर क्या है? क्या वो एसिडिक है या वो बेसिक है? इसमें एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझाया गया है क्योंकि अलग-अलग इंडिकेटर्स अलग-अलग तरह से काम करते हैं, इसीलिए इस बात को एक एग्ज़ाम्पल से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जब हम इसके अंदर कोई एसिडिक सब्सटेंस जैसे कि लेमन जूस डाल दें, तो लिटमस का कलर रेड हो जाता है और जब हम इस लिटमस सॉल्यूशन के अंदर कोई बेसिक सब्सटेंस जैसे कि सोप सॉल्यूशन होता है, अगर उसको डाल दें तो लिटमस का कलर ब्लू हो जाता है। अब यदि हमें कोई सैंपल दिया गया है और हमें ये जानना है कि लिटमस इंडिकेटर को यूज़ करके हमें ये जानना है कि इस दिए हुए सब्सटेंस का
नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, तो हम क्या करेंगे कि उस सब्सटेंस को इंडिकेटर में मिक्स करेंगे। यदि इंडिकेटर का कलर यानी कि लिटमस का कलर रेड हो जाता है, तो जो सब्सटेंस हमें दिया गया है टेस्ट करने के लिए वो एसिडिक नेचर का है। और यदि लिटमस का कलर ब्लू हो जाता है, तो जो सब्सटेंस हमें टेस्ट करने के लिए दिया गया है वो बेसिक नेचर का है। तो इस तरह से इंडिकेटर्स हमारी हेल्प करते हैं कि हम ये जान सकें कि जो भी सैंपल हमें टेस्ट करने को दिया गया है उस सैंपल का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर का एग्ज़ाम्पल है। लिटमस हमें लाइकन्स से मिलता है। लाइकन्स 2 ऑर्गेनिज़म्स के एसोसिएशन से बनता है। एक होता है फंगस और दूसरा होता है एल्गी। अब ये ऑर्गेनिज़म्स की एसोसिएशन क्या होती है, फंगस क्या होता है, एल्गी क्या होती है, इनके बारे में हम हायर ग्रेड्स में डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ़ इतना ही समझ सकते हैं कि लाइकन्स 2 ऑर्गेनिज़म्स के एसोसिएशन से बनता है। इसमें एक फंगस होता है और एक एल्गी होता है। ये जो लाइकन्स होते हैं, ये रॉक्स पर और ट्रीज़ पर ग्रो करते हैं, उन जगहों पर जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और एयर क्लीन होती है। तो हम लिटमस को लाइकन्स से ऑब्टेन करते हैं और यह लिटमस जो हम ऑब्टेन करते हैं लाइकन से, यह 2 फॉर्म्स में हमें मिलता है, एक सॉल्यूशन की फॉर्म में और दूसरा पेपर की फॉर्म में। पेपर की फॉर्म में लिटमस पेपर जो होता है, वो 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक को हम बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर और दूसरे को हम बोलते हैं रेड लिटमस पेपर। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लाइकन्स लाइकन्स से हम लिटमस ऑब्टेन करते हैं। ये लिटमस 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक सॉल्यूशन की फॉर्म में और एक पेपर की फॉर्म में। पेपर की फॉर्म में लिटमस 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक को हम बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर और दूसरे को हम बोलते हैं रेड लिटमस पेपर। जब हम किसी एसिडिक सब्सटेंस को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं, तो वो एसिडिक सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर के कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और जब हम एक बेसिक सब्सटेंस को रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं, तो वो बेसिक सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि जब हम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं, तो उसका कलर रेड हो जाता है और जब हम बेस को रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं, तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। इसके विपरीत जब हम किसी न्यूट्रल सब्सटेंस को चाहे तो रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालें, चाहे ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालें, उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो ये रूल होता है कि हम लिटमस इंडिकेटर के द्वारा किस तरह से यह टेस्ट करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, कि बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। लिटमस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करते हैं, यह सीखने के दौरान हमने यह भी सीखा कि हम सभी सब्सटेंसेस को 3 ग्रुप्स में क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं एसिड्स, दूसरे को हम बोलते हैं बेसिस और तीसरे को हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। एसिड्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट सावर होता है यानी कि खट्टा होता है। इसके एग्ज़ाम्पल हैं लेमन, विनेगर एटसेट्रा। इसके अलावा बेसिस वे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्लिपरी टू टच होते हैं, मतलब कि यदि हम इनको अपने फिंगर्स के बीच में लेके रब करें तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हम किसी सोप को रब कर रहे हों और ये स्लिपरी होते हैं और साथ में बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात यह भी बताना चाहूँगा कि हालाँकि सभी बेसिस का टेस्ट बिटर होता है, लेकिन सभी सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट बिटर होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर कोई बेस मौजूद हो। जैसे कि करेले का टेस्ट बिटर ज़रूर होता है, लेकिन करेले के अंदर कोई बेस नहीं होता। इसके अलावा जो तीसरे टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, वे होते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। ना तो इनका टेस्ट सावर होता है और ना ही इनका टेस्ट बिटर होता है। तो इस तरह से हमने यह भी जाना कि सब्सटेंसेस 3 तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। लिटमस की ही तरह एक दूसरा नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो होता है रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट। यानी कि रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करके भी हम एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट को बनाने के लिए हम रोज़ के पेटल्स को इकट्ठा करते हैं और उसे पानी से धो कर के फिर मोर्टार और पेस्टल के अंदर क्रश कर लेते हैं।
इस क्रश्ड रेड रोज़ पेटल्स को हम एक कंटेनर में जैसे कि ग्लास टम्बलर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर उसमें हॉट वाटर डाल देते हैं और उसे एक लिड से ढक कर के करीब 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो जो हॉट वाटर का कलर है वो पिंकिश हो जाता है। उसके बाद हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं और जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है उसे हम रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट कहते हैं। जब हम किसी एसिडिक सब्सटेंस को रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट के अंदर डालते हैं, तो वो उसके कलर को ए शेड ऑफ रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। और जब हम रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट के अंदर किसी बेसिक सब्सटेंस को डालते हैं, तो वो रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट के कलर को ए शेड ऑफ ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं कि जो जो भी हमारा सब्सटेंस है जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं, उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो यह भी एक रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट भी एक नेचुरल इंडिकेटर ही है, जिसका इस्तेमाल करके हम एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि हम किस तरह से रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट बना कर के उसे एक इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम टर्मरिक यानी कि हल्दी का इस्तेमाल करके भी एक इंडिकेटर का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हम हल्दी पाउडर को एक पेट्री डिश या किसी कंटेनर में लेकर के उसमें थोड़ा-सा पानी डाल कर के उसका एक पेस्ट बना लेते हैं और फिर उस पेस्ट के अंदर हम फ़िल्टर पेपर को रख देते हैं तब तक कि जब तक कि उसका कलर येलो कलर का ना हो जाए। उसके बाद हम फ़िल्टर पेपर को बाहर निकाल कर के ड्राई होने देते हैं। जब वो सूख जाता है तो हमारा टर्मरिक इंडिकेटर तैयार हो जाता है। जब हम टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर कोई बेसिक सब्सटेंस डालते हैं, तो टर्मरिक इंडिकेटर का कलर येलो से रेडिश ब्राउन हो जाता है। परंतु जब हम टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर कोई एसिड डालते हैं या फिर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस डालते हैं तो उस पर कोई भी कलर चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि टर्मरिक इंडिकेटर हमारी हेल्प कर सकता है कि हम किसी बेसिक सब्सटेंस को तो आइडेंटिफ़ाई कर लें, लेकिन ये एसिडिक सब्सटेंस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता। मतलब कि एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस इसके ऊपर काम नहीं करते, इसीलिए हम टर्मरिक इंडिकेटर के द्वारा एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक सब्सटेंसेस को ज़रूर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई बेसिक सब्सटेंस टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर डाला जाता है, तो टर्मरिक इंडिकेटर का कलर येलो से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि हम किस तरह से रेड रोज़ के पेटल्स का इस्तेमाल करके रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं, जो कि एक इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से हम कुछ दूसरे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स को भी क्रश करके उनका एक्सट्रैक्ट बना करके उसका इस्तेमाल हम इंडिकेटर्स की तरह कर सकते हैं। जैसे कि बीटरूट, पर्पल कैबेज, रेड हिबिस्कस या फिर इंडियन ब्लैकबेरी जिसे हम जामुन कहते हैं। इनको भी हम क्रश करके इनका एक्सट्रैक्ट निकाल करके इन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक हमने जितने भी नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कशन किया, उनमें हमने यह देखा कि ये नेचुरल इंडिकेटर्स एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज कर लेते हैं और उनके कलर चेंज की वजह से ही हम ये पहचान पाते हैं कि दिया हुआ कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। इसके अलावा कुछ दूसरे भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जिन्हें हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वे इंडिकेटर्स होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल है अनियन। यदि हम फाइनली चॉप्ड अनियन को एक कंटेनर में रख कर के और उसके ऊपर फिर कुछ कॉटन क्लॉथ के स्ट्रिप्स को रख दें और उस कंटेनर को टाइटली क्लोज़ कर दें और रात भर के लिए छोड़ दें, तो अगले दिन हम यह देखेंगे कि उन कॉटन क्लॉथ के स्ट्रिप्स के अंदर अनियन की स्मेल आ गई है। यदि हम कॉटन क्लॉथ के 2 स्ट्रिप्स ले लें और एक स्ट्रिप के ऊपर कोई एसिडिक सब्सटेंस डालें और दूसरे स्ट्रिप के ऊपर कोई बेसिक सब्सटेंस डालें, तो हम ये देखेंगे कि जिस स्ट्रिप के ऊपर हमने एसिडिक सब्सटेंस डाला है, उसकी स्मेल तो वैसी की वैसी ही है, मतलब कि अनियन की स्मेल आ रही है। लेकिन जिस स्ट्रिप के ऊपर हमने बेसिक सब्सटेंस डाला, उस स्ट्रिप से आने वाली अनियन की स्मेल खत्म हो गई। मतलब कि ज़्यादातर जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, वो एसिडिक मीडियम में अपनी स्मेल को मेंटेन रखते हैं और बेसिक मीडियम में उनकी स्मेल खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं कि दिया हुआ कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है।
लेकिन कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिनका व्यवहार उल्टा होता है। मतलब कि जब उनके ऊपर कोई एसिडिक सब्सटेंस डाला जाता है, तो उनकी स्मेल में चेंजेज़ आ जाते हैं और जब उनके ऊपर कोई बेसिक सब्सटेंस डाला जाता है, तो उनकी स्मेल वैसी की वैसी मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें एसिडिक और बेसिक मीडियम में स्मेल में चेंजेज़ आते हैं और उस स्मेल चेंजेस की वजह से हम ये आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है और ज़्यादातर जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, वो एसिडिक मीडियम में अपनी स्मेल को मेंटेन रखते हैं, मतलब उनकी स्मेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बेसिक मीडियम में उनकी स्मेल चली जाती है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे भी हैं, जिनका बिहेवियर उल्टा होता है और वे एसिडिक मीडियम में अपनी स्मेल को लूज़ कर देते हैं और बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल को मेंटेन रखते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन क्या होता है? जब हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ मिक्स करते हैं, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो रिज़ल्टेंट सब्सटेंस होता है, जो फाइनल सब्सटेंस बनता है, उसका नेचर ना तो एसिडिक रहता है, ना ही बेसिक रहता है, बल्कि वो न्यूट्रल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिएक्शन के दौरान सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ हीट रिलीज़ होती है। तो सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन के दौरान एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट, वाटर और हीट प्रोड्यूस करते हैं और ये जो रिज़ल्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं। इनका नेचर ना तो एसिडिक रह जाता है और ना ही बेसिक रह जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं और इसे हम न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन का हमारे जीवन में बहुत जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जब किसी पर्सन को रेड एंट बाइट करती है, यानी कि लाल कलर की चींटी बाइट करती है, तो वो चींटी जहाँ पे बाइट करती है, वहाँ पर फॉर्मिक एसिड रिलीज़ कर देती है पर्सन के स्किन के अंदर और इस फॉर्मिक एसिड की वजह से उस पर्सन को काफ़ी स्टिंगिंग पेन होता है। तो यदि हम इस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करना चाहते हैं, तो अगर हम वहाँ पे बेकिंग सोडा का एक पेस्ट लगा दें जो कि बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ कर देंगे और पर्सन का जो पेन है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से यह भी देखा गया है कि जब हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इससे जो सॉइल होती है वो या तो एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है। फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल हम क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए करते हैं क्योंकि फर्टिलाइज़र्स में वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें एब्ज़ॉर्ब करके प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। लेकिन जब हम फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तो या तो वो सॉइल के नेचर को एसिडिक बना देते हैं या फिर उसको बेसिक बना देते हैं। और जब सॉइल एसिडिक हो जाता है या ज़्यादा बेसिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें पहले तो सॉइल के नेचर को टेस्ट करना पड़ता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। यदि वो एसिडिक हो गया है, तो हम उसमें लाइम डाल देते हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है और ऐसा करने से हमारे सॉइल का जो नेचर है वो न्यूट्रल हो जाता है और दोबारा से उसमें प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। यदि हम अपने टेस्ट के दौरान ये पाते हैं कि सॉइल फर्टिलाइज़र्स के एक्सेसिव यूसेज की वजह से बेसिक नेचर का हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर एसिड्स रिलीज़ करते हैं और इस एसिड्स की वजह से जो सॉइल का बेसिक नेचर है वो न्यूट्रलाइज़ हो जाता है और क्योंकि सॉइल न्यूट्रल हो जाती है इसलिए हमारे प्लांट्स फिर से अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। इसी तरह से जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जिसे हम लेक्स या रिवर्स में डंप करते हैं, उनका नेचर एसिडिक होता है। तो और इस एसिडिक नेचर की वजह से उस लेक या रिवर की जो फिशेज़ हैं वो मरने लगती हैं। यदि हम चाहते हैं कि फिशेज़ की लाइफ़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो इसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले न्यूट्रलाइज़ कर दें। न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें उस एसिडिक वेस्ट में बेस मिक्स करना पड़ता है ताकि ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर दें और फिशेज़ की डेथ ना हो जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर्स या लेक्स में डंप करें।
तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरह से रियल लाइफ में हम न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शंस का इस्तेमाल करके बहुत सारे बेनिफिट्स ऑब्टेन कर पाते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर के बिगिनिंग में एक स्टोरी को डिस्कस किया था, जिसमें कि 2 स्टूडेंट्स अश्विन और कीर्ति अपने स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज़ एक साइंस फेस्ट को देखने के लिए जाते हैं और उन्हें एंट्री गेट पर व्हाइट पेपर दिया जाता है। जब वे कुछ आगे बढ़ते हैं तो एक वॉलंटियर उनके व्हाइट पेपर्स पे कुछ लिक्विड स्प्रे करता है और जैसे ही वो कुछ लिक्विड स्प्रे करता है, वैसे ही उस पेपर पर एक मैसेज लिखा हुआ आ जाता है जो ये कहता है कि वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस व्हाइट पेपर के ऊपर अचानक से एक मैसेज कैसे लिखा हुआ आ गया, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? जो व्हाइट पेपर अश्विन और कीर्ति को दिया गया था, उसके ऊपर सोप सॉल्यूशन से पहले से ही एक मैसेज लिखा हुआ था, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब क्योंकि वो सोप सॉल्यूशन से लिखा हुआ था, तो व्हाइट पेपर के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब वे आगे बढ़े, तो एक वॉलंटियर ने जो लिक्विड उस पेपर के ऊपर स्प्रे करा, वो लिक्विड था टर्मरिक स्प्रे, मतलब हल्दी का एक स्प्रे बनाया हुआ था और उस स्प्रे को उन्होंने पेपर के ऊपर डाला। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सोप सॉल्यूशन होता है, उसका नेचर होता है बेसिक और टर्मरिक स्प्रे का कलर होता है येलो। पर जब टर्मरिक स्प्रे के ऊपर कोई बेसिक सब्सटेंस आता है, तो टर्मरिक का कलर येलो से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही जो वॉलंटियर था उसने टर्मरिक स्प्रे को पेपर के ऊपर स्प्रे करा, तो उसका जो येलो कलर था टर्मरिक स्प्रे का, वो अलग से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया और एक मैसेज दिखाई पड़ने लगा। कुछ ऐसा लगा कि मानो कोई हिडन मैसेज अचानक से लिखा हुआ आ गया है और वो मैसेज था वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि क्योंकि बेस टर्मरिक के कलर को येलो से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए जब पेपर के ऊपर स्प्रे किया गया, तो बाकी सब कुछ तो येलो कलर का दिखाई पड़ा, लेकिन जहाँ-जहाँ पर बेस था, वहाँ-वहाँ पर टर्मरिक का कलर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से क्योंकि हमने सोप सॉल्यूशन से एक मैसेज लिखा हुआ था, वर्ड्स लिखे हुए थे, तो वो वर्ड्स हमें रेडिश ब्राउन कलर के होकर के अलग से दिखाई पड़ने लगे। तो ये वो साइंटिफिक रीज़न था, जिसकी वजह से सडनली एक व्हाइट पेपर पर एक हिडन मैसेज अपीयर हो गया। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि सब्सटेंसेस 3 तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इंडिकेटर्स हमारी हेल्प करते हैं कि हम इन सब्सटेंसेस के नेचर को आइडेंटिफाई कर सकें। हमने ये जाना कि लिटमस इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है। हमने कुछ दूसरे नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट और टर्मरिक के बारे में भी पढ़ा। हमने न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा और यह जाना कि न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन के दौरान एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं और इस प्रोसेस के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान सॉल्ट, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। हमने रियल लाइफ़ के कुछ एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करा जहाँ पर हम न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करके कुछ बेनिफिट्स उठा पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।